नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पार्ट 2 करेंगे पार्सल्स। पार्सल जो कमर्शियल मैटर आता है, रेलवे डिपार्टमेंटल कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए पार्सल जो थ्योरी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्सल कैसे बुक होता है। आज देखो हमने एक गजब काम कर दिया, वंदे भारत के भी बोगी पीछे ऐसी मालगाड़ी बना दी है वंदे भारत को भी, ताकि उसकी भी फीलिंग आए इसकी भी आए। ये तो वंदे भारत का इंजन मान लो आप एक प्रकार से। तो ये हमारे पार्सल के फ्रेजाइल यानी ऐसी चीज़ें जो भंगुर होती हैं, टूटने वाली होती हैं, तो टूटने वाली चीज़ों का पार्सल कैसे बुक होगा। पार्सल के बारे में हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्सल का नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारी यही राय रहेगी आपको कि आप पार्ट 1 देखिए पूरा। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद में आप पार्ट 2 पर आइए। इसमें हालांकि हम थोड़ा सा रिकैप जरूर देंगे आपको। तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरपी सर और पार्सल के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अभी सीनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी प्रमोशन पाया है। बहुत सारे लोग हैं, हम उनके साथ इंटरव्यू भी रखने वाले हैं और आपसे रूबरू भी कराएंगे उन सभी को, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमर्शियल मैटर की, तो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनतम कितना आप देखो, कई बार ऐसे भी देखा गया है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल के बहुत सारे डीप क्वेश्चन पूछ लिए, कॉमर्शियल में ऑपरेटिंग के पूछ लिए, तो ऐसा पूछ लेता है, कोई मना ही नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन इन सभी एग्जाम के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड हो तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7014682229। और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, एलडीसी एग्जाम हो या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्जाम हो, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और टाइप्ड मटेरियल भी, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी अवेलेबल कराने का पूरा चांस। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट करा देंगे। तो हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं आप, जिन्होंने भी खुद ने एडमिशन ले रखा है हमारे पास पहले से ही, उनके विदाउट एनी कॉस्ट आप हमें अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप करिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको एक कोड देगी, उस कोड को आप उस समय, जहां देखो सबसे पहले तो पेड कोर्स और टेक्निकल जो पोर्शन है उसके अंदर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक हमने उनका डिसेबल कर रखा है पेमेंट। लास्ट वाला टैब जो है केवल टेस्ट सीरीज का, उसमें जाना है और फिर एस्टेब्लिशमेंट और टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो सारी टेस्ट सीरीज खुल जाएंगी, जिस एग्जाम की आपको चाहिए आप ले सकते हैं। आप अगर पहले से एडमिशन वाले कैंडिडेट तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो जो कूपन कोड बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर पे का ऑप्शन आएगा, उसके पास कूपन कोड लिखा हुआ रहेगा, वो कूपन कोड आप वहां एंटर करिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। केवल नॉमिनल जो प्लेटफॉर्म फीस है 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ वो आपके लगेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के अपन बात करते हैं कि कल हमने पार्सल के बारे में क्या पढ़ा। चलिए दोस्तों, आपको याद होगा कल की पार्सल की क्लास। पार्सल मूल शर्तें और न्यूनतम मानक क्या क्या थे। कल की क्लास को थोड़ा स्पीड में लेंगे और आज की काम को इजी करेंगे। देखो सबसे पहले तो पार्सल कार्यालय का टाइम क्या होता है। तो पार्सल कार्यालय का जो टाइम होता है ये 7 से 17 बजे तक होता है। कई जगह ये चेंजमेंट आ सकता है, डिवीजन और जोन पर डिपेंड करता है कई जगह, लेकिन मानक समय जो बुक्स में लिखा हुआ रेलवेज की में वो ये है। इस समय के दौरान पार्सल की बुकिंग और डिलीवरी की जाती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 17, कई जगह ये रात को 8 बजे तक भी होता है। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमने बता दिए 7 to 17, 17 यानी 5 बजे, शाम के कितने बजे सर, 5 PM की बात कर रहा है ये। उसके बाद में और गुड्स जो शेडिंग वर्किंग टाइम है, इसके लिए कई जगह रात को 10 बजे तक का टाइम भी होता है गुड्स शेडिंग का, ध्यान रखना। तो सुबह 6 से, तो ये यहाँ मानक जो समय है गुड शेड का कार्य समय सामान्यतः 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। यहाँ मुख्य रूप से गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। अब सर गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे तो गुड्स कितना होना चाहिए, कितनी दूर जाएगा, इसके लिए नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे। आपकी चीज टूटने वाली है, नहीं टूटने वाली है, कल को आपने ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को आपने बोरे में बांध के फिर गुड्स के रूप में कहीं पहुंचा दिया। मानव शव को कहीं से कहीं ले जाना हो तो क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो एक प्रकार से हर आपको हाथी ले जाना हो, आपको घोड़ा ले जाना हो बुकिंग करके, अगर आपको भेड़ बकरी ले जानी हो, कुत्ता ले जाना हो, बिल्ली ले जाने हो, तो इन सबके नियम है दोस्तों, ठीक है। तो इन सबके क्या नियम है, उन नियमों की बात करेंगे। सबसे पहले तो न्यूनतम मानक, कम से कम इतना चार्ज तो लगेगा ही लगेगा अगर रेलवे, इंडियन रेलवेज के थ्रू आप पार्सल बुक कराना चाहते हैं। तो पार्सल बुकिंग के लिए न्यूनतम स्वीकार्य वजन, मिनिमम जो वेट है ये 10 kg होगा। मिनिमम जो वेट है दोस्तों ये कितना होगा, 10 kg मिनिमम वेट रहेगा। ये सबसे पहले याद रखना। आपकी चीज चाहे 100 ग्राम की हो, 100 ग्राम की हो, लेकिन
10 kg आपका वेट लगेगा ही लगेगा, सिस्टम में 10 kg डलेगा। ये मिनिमम वेट हो गया आपका। मिनिमम डिस्टेंस तो सर 50 किलोमीटर का तो आपके चार्ज लगेगा ही लगेगा। मिनिमम डिस्टेंस कितना रहेगा? 50 किलोमीटर का जो चार्ज है। लेकिन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के मामले में ये 250 किलोमीटर रहेगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो नॉर्मली 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 kg वेट, न्यूज़पेपर के और मैगजीन के मामले में 250 किलोमीटर, और मिनिमम जो पैसा लगेगा वो 30 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा। तो मिनिमम जो चार्ज है पार्सल बुकिंग के लिए, ये 30 रुपीज़ तो आपके मिनिमम पार्सल का चार्ज किया ही जाएगा। ये तीन चीजें आपकी बहुत बेहतरीन है और इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। वेट 10 kg, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, और मिनिमम चार्ज 30 रुपीज। और डिस्टेंस में एक चीज और याद करनी है कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 250 किलोमीटर। अब ये क्यों करते हैं, इसका आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि 250 क्यों लेते हैं इनके मामले में। आइए सर, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने शॉर्ट में लिख के दे रखा है कि मिनिमम डिस्टेंस 50 किलोमीटर, वेट 10 kg मिनिमम, और मिनिमम चार्ज 30 रुपीज़। ये तो लगेंगे ही लगेंगे सर, याद रखना। लेकिन न्यूज़पेपर के मामले में या मैगजीन के मामले में, न्यूज़पेपर या मैगजीन, अब आप ये मत सोचना कि सर हमने तो कल ये चीज़ पढ़ ली थी, 250 किलोमीटर हमने तो ये चीज़ पढ़ ली थी, तो सर फिर याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा। अगर आप केवल ये पार्सल बुकिंग करते हैं तब तो चल जाएगा कि ठीक है आप डेली ये काम आता है तो तब तो चल जाएगा। अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो जितना हम रिवीजन करा रहे हैं उतना ही रिवीजन में रखो, तब जाके याद रह पाएंगी ये। चलिए आ जाओ। अगर आपको मानव का शव लेके जाना है, ह्यूमन कॉर्प्स ट्रांसपोर्ट रूल, मानव शव भेजने के क्या नियम है? अगर मान लो आप मानव शव भेजना चाहते हो तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझो कि मानव शव को ऐसे ही खुले में थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि लिटा दिया और हाँ भाई ले जाना और वहां उतार लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। रेलवे नियमों से चलता है। और रेलवे का पहला नियम ये कहता है कि एकदम एक पैक्ड पूरा कॉफिन बोलते हैं, पैक्ड कॉफिन होना चाहिए, और बाहर वुडन बॉक्स से कवर होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, कोई इन्फेक्टियस या कॉन्टीजियस जो संक्रामक रोग है वो नहीं होना चाहिए, और 200 किलो से ज्यादा वजन किसी पार्सल का नहीं होना चाहिए। मानव शव का भी 200 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, मानव शव को भेजने के लिए उचित पैकिंग अनिवार्य है। उचित पैकिंग करी नहीं रहे, लिटा दिया आदमी को, ऐसे थोड़ी रेलवे अलाउ करेगा, बराबर में और सामान रखा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। शव को एयर टाइट धातु के ताबूत, जो मेटेलिक जो कॉफिन होगा उसमें कॉफिन बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाहर लकड़ी का मजबूत बॉक्स होना जरूरी है। बॉक्स को सील किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के कोई ऑर्डर, दुर्गंध का रिसाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें मानव शव को। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज होंगे उनकी बात कर लेते हैं। देखो, मानव का शव भेजने के लिए हर चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। आप अगर बाइक भी भेजना चाहते हो ना, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटी, इन चीजों को भी अगर एक स्थान से दूसरे पार्सल ऑफिस तक भेजेंगे, सबसे पहले तो वहां पार्सल ऑफिस होना चाहिए। रेलवे तभी बुकिंग करेगा, वरना रेलवे बुक नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप बुकिंग करने से पहले आपको हर चीज के नियम, जैसे बाइक या स्कूटी भेजते हैं तो आरसी होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, इस प्रकार से। अगर एक ही जोन के अंदर जा रहे हैं तो फिर लोकल पार्सल माना जाएगा, और अगर जोन चेंज हो रहा है ट्रेन का या पार्सल दूसरे जोन में जा रहा है तो फिर एफ लिखा हुआ होगा, फॉरेन पार्सल माना जाएगा। तो अगर मानव शव ले जाना है तो एक तो आदमी डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिंदा आदमी को आप ले जाओगे मरा हुआ बता के तो ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर जरूरी है, कोई मर्डर वगैरह ऐसा कोई मामला हुआ है फिर वहां से ले जाना है आदमी को, तो पुलिस की एनओसी जरूरी है। बहुत मामलों में जरूरी होती है और बहुत में नहीं भी होती है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ द डिसीज्ड, मरे हुए व्यक्ति का जो शव है उसका आईडी कार्ड भी देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति था और ये देखो ये मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं इनका ये रिश्तेदार हूँ, इनको ले जा रहा हूँ, समझ गए। इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ट्रांसपोर्ट का मोड क्या रहेगा, उसको ले जाएंगे किसमें, स्लीपर में, एसी में, फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में? सर पार्सल वैन या एसएलआर में ही। एसएलआर का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, सिटिंग कम लगेज रैक। सिटिंग कम लगेज रैक, ये जरूर ध्यान रखें। तो मानव शव को सामान्यतः पार्सल वैन या एसएलआर के अंदर, इसके अंदर भेजा जाता है। हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि अगर पार्सल वैन है और कोई व्यक्ति नहीं बैठा है उसके अंदर तो इसको ऐसे ही ले जाएंगे।
शव संक्रमण मुक्त होना चाहिए एक प्रकार से, यदि मृत्यु संक्रामक रोग से हुई है, इसीलिए तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा था दोस्तों। यहाँ देखो हमने सेकंड वाला पॉइंट क्या लिया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया था। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा क्यों था, ताकि उससे पता लगे कि डेथ कैसे हुई है, रीजन का पता लगे। तो यदि मृत्यु संक्रामक रोग से हुई हो तो रेलवे परिवहन अनुमति नहीं देगा। संक्रामक रोग से अगर डेथ हुई है तो कैसे आपको अनुमति दे दे बताइए, वो तो फैल जाएगा संक्रमण उसका। इसके अलावा इन सबको याद कर लेते हैं एक साथ सर। क्या ह्यूमन कॉर्पस ले जाना है तो स्पेशल पार्सल कैटेगरी के अंदर जाएगा। एयर टाइट कॉफिन और वुडन बॉक्स पैकिंग होनी चाहिए। मैंडेटरी है ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें। डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और ट्रांसपोर्टेड इन पार्सल वैन और SLR, ये बातें हमने हाल ही में की हैं। और 200 किलो से ज्यादा किसी भी पार्सल का वजन नहीं होना चाहिए। तो इस व्यक्ति का जो वजन है वो भी 200 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, पार्सल बुकिंग के समय एक नग या एक पैकेज का वजन 200 kg 200 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 200 kg से ज्यादा वजन है तो फिर उसको अलग अलग टुकड़ों में 200 kg पार्ट कर लो उसके। अब आदमी को थोड़ी काट लोगे फिर तो व्यवस्था। लेकिन 200 किलो से ज्यादा आदमी होता नहीं, हो सकता है क्या, हो तो सकता है, लेकिन ऐसी आज तक तो रेल के सामने समस्या आई नहीं होगी। ठीक है, अधिक हो तो उसे अलग अलग पैकेज में विभाजित करके स्प्लिट पैकिंग बुक करना पड़ता है। सामान की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को छोड़ो। अब कोई वस्तु अगर 200 किलो से ज्यादा का सामान है तो उसको 200, ताकि हैंडलिंग, क्यों 200 किलो क्यों इन्होंने मैक्सिमम लिमिट रखी, ताकि हैंडलिंग आसानी से हो। आदमी उठाएगा भी सही, उसको हैंडल भी करेगा, लोडिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा, इन चीजों के लिए ये 200 kg मैक्सिमम रखा गया। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग सुरक्षित और आसान हो सके। वरना चीजें हो सकता है भारी भी हो और कीमती भी हो, तो चीजें गिर जाएंगी लोडिंग अनलोडिंग में। और अगर आपने रेलवे रिस्क पे किया है तो आप तो रेलवे से पैसा मांगोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हमने 200 kg 200 kg का कैप लगा रखा है। हाँ जी सर, बुक कैसे किया जाएगा, तो आपके सिस्टम में 3 प्रकार के स्केल होते हैं। जैसे हमने IPS बोला था, ऐसे ये RPS। कैसा हो गया, RPS, IPS, RPS। IPS यानी जो इंडियन, ये RPS का मतलब राजस्थान पब्लिक जो पुलिस सर्विस हो गया। RPS IAS जो IPS क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया ना एक प्रकार से। ऐसे ही RPS क्या हो गया, राजस्थान पुलिस सर्विस। ऐसे याद कर लो, IPS RPS IPS RPS। RPS यानी R स्केल पर तब बुक करोगे जब आपको सामान कौन सी में बुक करना हो, राजधानी एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर बुक करना हो तो आप R स्केल चूज करेंगे। अगर आपको कोई फिक्स रिजर्व्ड ट्रेन के अंदर बुक करना है, रिजर्व्ड ट्रेन ध्यान रखना, रिजर्व्ड ट्रेन के अंदर बुक करना है, ये कोई भी ट्रेन हो सकती है, जो मेल हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है। अगर दोनों प्रकार की ट्रेन है तो P स्केल पे बुक किया जाएगा। और सामान्य ट्रेनों में अगर बुक करना है, ऑर्डिनरी ट्रेन, अगर सामान्य ट्रेनों में बुक करना है तो फिर S स्केल पे बुक किया जाएगा। बोलो क्लियर। और न्यूज़पेपर और मैगजीन है तो इस S स्केल का 45% भाड़ा लगेगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 3 प्रकार की स्केल होती हैं। RPS कौन सी होती है, RPS। बोलो क्लियर। तो RPS, R स्केल राजधानी और शताब्दी, P स्केल है ये रिजर्व ट्रेन मेल एक्सप्रेस, और S स्केल है ये ऑर्डिनरी और मैगजीन समाचार पत्र है। तो 45% S स्केल का लगेगा। हाँ जी सर, R स्केल राजधानी या शताब्दी गाड़ी। R स्केल का उपयोग राजधानी और शताब्दी गाड़ी में भेजने के लिए किया जाता है। मिनिमम चार्ज 30 रुपए। देखो शुरू में हमने मिनिमम चीजें पढ़ी थी, 3 चीजें। क्या क्या पढ़ा था मिनिमम 3 चीजें, हमने ये पढ़ा था कि मिनिमम वेट 10 kg, मिनिमम डिस्टेंस 50 किलोमीटर, और न्यूज़पेपर मैगजीन में 250 किलोमीटर। और थर्ड हमने पढ़ा था तीसरा क्या, कि मिनिमम जो चार्ज है वो 30 रुपए लगेगा। तो 30 रुपए लगेगा तो यहाँ भी मिनिमम चार्ज। R स्केल पर चीज बुक कर रहे हो, चाहे S स्केल पर कर रहे हो, चाहे P स्केल पर कर रहे हो, मिनिमम चार्ज 30 रुपीज वो था, वही यहाँ लिया गया है। तो न्यूनतम शुल्क 30 रुपए। P स्केल पर रिजर्व ट्रेन, चाहे वो मेल हो चाहे एक्सप्रेस हो, मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में भेजे जाने के लिए, इसका भी मिनिमम चार्ज कितना, 30 रुपीज। और S स्केल जो है, अन्य गाड़ी ऑर्डिनरी ट्रेन, S स्केल का उपयोग सामान्य ट्रेनों में भेजे जाने वाले पार्सल के लिए किया जाता है। इसका भी मिनिमम चार्ज कितना लिया जाएगा सर, 30 रुपीज मिनिमम चार्ज लिया जाएगा, ध्यान रखना। और न्यूज़पेपर्स वाली बात यहाँ आ जाएगी
न्यूज़पेपर और मैगजीन पार्सल रूल, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। इसको हमेशा बुक किया जाता है तो कौन से स्केल पर बुक किया जाता है, ऐसे स्केल पर बुक किया जाता है। यदि समाचार पत्र या पत्रिका को किसी गाड़ी से बुक किया जाता है तो उसका चार्ज एस स्केल का 45% लिया जाता है। एस स्केल का कितना, 45%। ये बात हमने कल की थी, आपको याद आ रहा होगा ये सारी बातें, फिर रिवाइज कर रहे हैं हम फटाफट। कंट्रोल या परमिशन अथॉरिटी, कहीं ना कोई ऐसी अथॉरिटी बैठी रहती है जब ज्यादा चीजों की जरूरत। देखो नॉर्मली हर चीज को रेलवे में हर भाग को डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, चीजें 3 ढांचों में बटा हुआ है चीज। कैसे, जैसे मान लो रेलवे बोर्ड लेवल पे, फिर उसके बाद में जोनल लेवल पे, फिर डिविजनल लेवल पे, उसके बाद भी अलग अलग ऑफिस हैं जहाँ एसएससी इंचार्ज बैठा रखे हैं, कई जगह और इंचार्ज बैठा रखे हैं, सीओएस ओएस बैठा रखे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर कंट्रोल या परमिशन अथॉरिटी की अगर बात करें तो पार्सल से संबंधित कुछ मामलों में कॉमर्शियल कंट्रोल मैनेजर सीसीएम की अनुमति आवश्यक होती है। सीसीएम यहाँ कॉमर्शियल कंट्रोल मैनेजर, फुल फॉर्म भी पूछे तो सीसीएम, यहाँ एसीएम नहीं है, ध्यान रखना, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर नहीं है, ये सीसीएम है, कॉमर्शियल कंट्रोल मैनेजर, ठीक है, सीसीएम जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्केल कितने प्रकार के, 3, आरपीएस 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 आरपीएस, याद रखना सर, ठीक है। उसके बाद में आर राजधानी शताब्दी, पी है ये मेल एक्सप्रेस, एस है ये ऑर्डिनरी और समाचार पत्र, एस के 45%। आर स्केल राजधानी शताब्दी ट्रेन, पी स्केल मेल एक्सप्रेस ट्रेन और एस स्केल ऑर्डिनरी ट्रेन, और न्यूज़पेपर का चार्ज 45% ऑफ विच स्केल, एस स्केल। एस स्केल का 45%। हजारों बार ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब सर आगे पार्सल के ऊपर कुछ लेबल भी लगे होते हैं। लेबल का मतलब लगाने पड़ते हैं। कई बार आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भी पार्सल के एक धागे से बांधते हैं चीजों को, वो टाई लेबल होता है बांधने वाला, ठीक है। एक प्रकार से कहीं पर आपको चिपकाते हैं कि हाँ ये टूटने वाली चीज है, कृपया इसको ऐसे पकड़े, निर्देश देते हैं। तो इसके लिए रेलवे में पार्सल लेबल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं सर, 5 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्सल लेबल। अब पार्सल, रेलवे पार्सल में पार्सल की पहचान, सुरक्षा, सही हैंडलिंग के लिए विभिन्न प्रकार के लेबल लगाए जाते हैं। कुल 5 तरह के लेबल होते हैं। अब 5 तरह के लेबल कौन से, तो सबसे पहले वैगन लेबल होता है। कौन सा होता है सर, वैगन लेबल। वैगन लेबल पार्सल वैगन या एसएलआर में लगाए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि पार्सल किस स्टेशन के लिए भेजा गया है। दोबारा सुनना, ये वैगन के ऊपर लगाया जाता है, एसएलआर में लगाया जाएगा कि हाँ भाई ये इस स्टेशन पर ये खुलेगा। बोलो क्लियर, ये वैगन लेबल। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सील लेबल और एक पॉकेट लेबल। 2 प्रकार के होते हैं, सील लेबल और पॉकेट लेबल ये। हाँ जी, नेक्स्ट पेस्ट ऑन लेबल, जिसको चिपकाने वाले होते हैं, जैसे कोई सामान है और उसका ध्यान रखना है तो जो चिपकाने वाले लेबल होंगे वो कैसे होंगे सर, वो पेस्ट ऑन लेबल होंगे। यह लेबल सीधे पार्सल पैकेज पर चिपकाया जाता है। इस पर सामान्यतः गंतव्य स्टेशन, पार्सल नंबर और अन्य विवरण लिखे होते हैं। डेस्टिनेशन लिखा हुआ रहता है, स्टेशन, पार्सल नंबर और अदर डिटेल्स लिखी हुई रहती है उस पार्सल के बारे में। ये सेकंड पेस्ट ऑन लेबल हो गया। फर्स्ट वैगन लेबल, उसके भी 2 पार्ट थे, सील्ड लेबल और दूसरा पॉकेट लेबल, और ये पेस्ट ऑन लेबल हो गया सर। थर्ड वन टाई ऑन लेबल, बांधने वाला। तो यह लेबल रस्सी या धागे से पार्सल के साथ बांधा जाता है और बांधने से वो पैक रहता है और पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या चीज है। अगला क्वेश्चन लेबल, कोई चीज ऐसी है जो सावधानी रखनी है उस चीज से। कोई आदमी ऐसा सामान लेके जा रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन लेबल। जैसे मान लो कोई तेजाब लेके जा रहा है, अब उसको पैक कर रखा है लेकिन ध्यान तो रखना जरूरी है। तो यह लेबल उन पार्सलों पर लगाया जाता है जिनमें नाजुक या सावधानी से संभालने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे ग्लास, फ्रेजाइल आइटम, यानी आसानी से टूटने वाला कोई आइटम, फ्रेजाइल, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। उसके अलावा पिक्टोरियल लेबल, चित्रात्मक लेबल। चित्रात्मक लेबल में चित्र या चिन्ह, सिंबल होते हैं जो ये बताते हैं कि पार्सल को कैसे संभालना है। कई बार आप सामान लेके जाते हैं तो डायग्राम बना रहता है कि ऐसे उतारना है, ऐसे अनलोड करना है, ऐसे इस सीधा ऐसे रखना है, ये सारी चीजें ये पिक्टोरियल लेबल के अंदर आते हैं सर। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिमम चार्जेस फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मिनिमम 2 रुपए और मैगजीन पीरियोडिकल के लिए 4 रुपए। हाँ जी सर, ये पार्सल बुकड ऑन रेलवे रिसिप्ट, ध्यान रखना, रेलवे रिस्क पर अगर कोई चीज, अगर आप पार्सल बुक कर रहे हो 2 प्रकार से, एक तो आरआर पर बुक होता है और एक ओआर पर बुक होता है। यहां हो गया रेलवे रिस्क और ओआर का मतलब हो गया ओनर रिस्क। ओनर यानी आदमी का खुद का ओन। जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो ना, तो एक तो थर्ड पार्टी होती है गाड़ी का इंश्योरेंस कराते टाइम, और एक ओडी होता है,
मतलब अगर आपने कहीं टक्कर मार दी तो थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाला, जैसे को आपकी गाड़ी से गलती से किसी के टक्कर लग गई और आदमी भयंकर घायल हो गया या डिसेबल्ड हो गया जिंदगी भर के लिए, हो सकता है डेथ भी हो गई हो, और वो कितना यंग था उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्लेम दिलवाएगा उनके घर वालों को, और वो क्लेम अगर 50 लाख रुपए तो आप तो दे नहीं पाएंगे। इसलिए पुलिस ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि थर्ड पार्टी तो होना ही चाहिए। कल को आप किसी को भी टक्कर मार जाओ तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसा देगी, मुआवजा देगी, जिसका आप पैसा भरते हैं हर साल। ओडी का मतलब अगर आप इसके साथ ये भी कराते हैं तो आपकी गाड़ी का भी कोई डैमेज हुआ है, जैसे मान लो आपने टक्कर मारी किसी के, सामने वाला भी चलता बना लेकिन आपकी गाड़ी भी पलटी खा गई और आपकी गाड़ी का भी भयंकर नुकसान हो गया, तो अब सर आपकी गाड़ी का केवल आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा। ये फाइल चार्ज के रूप में थोड़े बहुत पैसे आपसे ले लेते हैं। बाकी आपकी गाड़ी का ओन डैमेज, इसे कहते हैं ओ का मतलब ओन और डी का मतलब डैमेज, ओन डैमेज यानी खुद का नुकसान हुआ है वो भी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। थर्ड पार्टी करा रखी है तो जिसको टक्कर आ रही है उसका मुआवजा भरेगी इंश्योरेंस कंपनी, और ओन डैमेज करा रखा है तो आपकी गाड़ी को भी सही करवा के देगी, जो जो पार्ट्स इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, यदि पार्सल को रेलवे रिसिप्ट के माध्यम से बुक किया जाता है, मतलब यहां रेलवे रिस्क और ओनर रिस्क हो गया। अगर रेलवे रिस्क पर बुक किया जाएगा तो इसका मतलब रेलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर ओनर रिस्क पर किया जाएगा तो फिर ओनर की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रेलवे रिस्क पर अगर आप करते हो, रेलवे की जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो, तो सीधी सी बात है पैसा भी ज्यादा लगेगा, फिर रेलवे ध्यान रख रहा है उस बात का। तो यदि पार्सल को रेलवे रिसिप्ट के माध्यम से बुक किया जाता है तो आरआर का 20% अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है, या भाड़ा 1.5 गुना तक लिया जा सकता है। बोलो क्लियर, ज्यादा पैसा लिया जाएगा अगर हम आपकी चीज का ध्यान रख रहे हैं तो। ये सारी बातें हम लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन चल रहा है। गलत घोषणा करने पर, आपने गलत घोषणा कर दी, आप मान लो लाए हो कोई और सामान और आपने घोषणा अलग सामान की कर दी ताकि पैसा कम लगे, या ऐसा कैसे भी करके आपने झूठ बोला, और अगर आपने गलत डिक्लेरेशन दे दी तो पार्सल बुकिंग के समय गलत जानकारी देने पर आपसे 2 गुना जो भी दंड शुल्क है, पेनल्टी चार्जेज है, यह दंड शुल्क वस्तु की कीमत का डबल। इफ फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी डिक्लेरेशन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पार्सल बुकिंग, ए पेनल्टी चार्ज इज इम्पोज, दिस पेनल्टी इज ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्राइस। बोलो क्लियर, वस्तु की कीमत का 2 गुना चार्ज लगेगा। अब पार्टी से रिमार्क्स भी लिए जाते हैं और ये रिमार्क्स बहुत जरूरी होते हैं। ये जब क्लेम, मान लो किसी का सामान खो गया रेलवे से, अब वो तो पैसा मांगेगा या सामान दो, तो फिर उस समय ये रिमार्क्स बहुत जरूरी होते हैं कि आपने रिमार्क्स में क्या लिखा था। तो पार्टी की टिप्पणी या रिमार्क्स, यदि ग्राहक पार्सल बुकिंग के समय कोई विशेष टिप्पणी दर्ज कराना चाहता है तो एक रजिस्टर होता है बाकायदा, जो रेलवे रिस्क का अलग रजिस्टर होता है और ओनर रिस्क का अलग होता है, और उसके अंदर दर्ज किया जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। अगर ऐसा कोई कस्टमर करना चाहे पार्सल बुकिंग के समय तो फिर रेलवे रिस्क का एक अलग चार्ज रजिस्टर होगा, उसमें वो दर्ज कर सकता है कि साहब इसमें ये सामान है, इसका ध्यान रखें। अब एक्ट सेक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी धाराएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 63 तो है आरआर रेलवे रिस्क या रेलवे रसीद से रिलेटेड, 98 है पैकिंग के नियम या खराब पैकिंग पर क्या जुर्माना लगेगा इनके ऊपर, 103 पर है प्रतिशत प्रभार, और 104 पर है रेलवे डिब्बे। एक प्रकार से ये कुछ धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये हमने लिखी है। अब सर पीडब्ल्यूबी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है कि व्हाट इज पीडब्ल्यूबी। पीडब्ल्यूबी होता है पार्सल वे बिल। पीडब्ल्यूबी क्या होता है, पार्सल वे बिल। तो पार्सल वे बिल की बात करें तो वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से पार्सल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेजने का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब सीधा सीधा आप तो ये ध्यान रखो कि अगर पार्सल क्लर्क ने या स्टेशन मास्टर ने बिल तो देगा ना अगला, और बिल किस किस के पास होना चाहिए, खुद के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी होना चाहिए, वरना आपने तो पैसे ज्यादा ले लिए बिल कम का बना दिया, तो वो का वही काम होना चाहिए। एक गार्ड के पास भी वो बिल होना चाहिए, समझ गए, और रेलवे रिकॉर्ड और रिसिप्ट के लिए भी होना चाहिए। यह पार्सल बुकिंग के समय पार्सल ऑफिस में तैयार किया जाता है और इसके आधार पर पार्सल को पार्सल वैन और एसएलआर में भेजा जाता है। ये जिसके पास ये बिल होगा वही फिर आगे एक्शन ले सकता है, पार्सल वे बिल ये कहा जाता है। पार्सल वे बिल कितनी कॉपीज में रेडी होगा सर, ये 4 कॉपीज में रेडी होगा, ये 4 कॉपीज में रेडी होगा। पार्सल वे बिल इज जनरली प्रिपेयर्ड इन 4 कॉपीज, और ये कार्बन कॉपी सिस्टम से तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक बार, कौन से सिस्टम से, कार्बन कॉपी सिस्टम से तैयार किए जाते हैं पार्सल वे बिल। रिकॉर्ड, अब वो कॉपियां क्या क्या होगी वो सुन लो। एक तो पार्सल वे बिल का रिकॉर्ड कहां कहां रखा जाता है, तो एक रेलवे रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है,
रेलवे रिसिप्ट आरआर अकाउंट्स ऑफिस और गार्ड के पास भी रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ पार्सल वे बिल इज मेंटेन्ड इन, रेलवे के रिकॉर्ड में रेलवे रिसिप्ट आरआर अकाउंट्स ऑफिस और ट्रेन गार्ड, इनके पास ये एक प्रकार से इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। हाँ जी सर, पार्सल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ऐसा हमने शुरू में ही बताया था कि पार्सल की बुकिंग दो तरह से की जा सकती है। सर दो तरह से कैसे? एक तो लोकल बुकिंग, तो वो मानी जाएगी जो एक ही जोन के अंदर ट्रेन जा रही है और वहीं आप सामान लेके जा रहे हैं। और अगर आपकी ट्रेन एक जोन से चल के जोन को पार करके दूसरे जोन में जा रही है तो उसे फॉरेन बुकिंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्व हर जोन का अलग अलग होता है। यदि पार्सल एक ही रेलवे प्रणाली या स्थानीय क्षेत्र के भीतर भेजा जाता है तो उसे लोकल पार्सल, और इसे एल से एकदम दाईं तरफ उस पार्सल वे बिल के ऊपर एल लिखा हुआ होगा। और अगर पार्सल, फॉरेन पार्सल किसे कहते हैं? यदि पार्सल एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में भेजा जाता है तो उसे फॉरेन पार्सल कहा जाता है। इसे एफ से दर्शाया जाता है, उस बिल के अंदर एफ लिखा हुआ होगा। तो एल और एफ का अगर आगे से कभी क्वेश्चन आए तो हम यहां से बता सकते हैं। हाँ जी सर। अब सर ये पार्सल का जो ये बिल है, पार्सल वे बिल है, ये तैयार कौन करता है? तो सर जो पार्सल आप बुकिंग कराते हो, पार्सल क्लर्क बैठा हुआ होगा। तो पार्सल क्लर्क जो बैठा हुआ होगा या तो वो होगा, वो छुट्टी पर है, नहीं है किसी स्टेशन पर, तो फिर स्टेशन मास्टर का ये काम बन जाता है। ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी अगर स्टेशन पर नहीं है, स्टेशन मास्टर तो होगा ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन पर किसकी होती है? स्टेशन मास्टर की होती है दोस्तों। किसकी होती है? स्टेशन मास्टर की। पार्सल वे बिल इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय पार्सल क्लर्क और स्टेशन मास्टर, इन दोनों। प्रिपरेशन ऑफ पार्सल वे बिल, इसके बारे में बोले तो पार्सल वे बिल को फॉरवर्डिंग नोट के आधार पर तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार का फॉरवर्डिंग नोट होता है, एक तो ऑर्डिनरी फॉरवर्डिंग नोट और एक पार्सल वे बिल के हिसाब से। ये भी देख लेंगे किस प्रकार का होता है। देखो एक्ट क्या क्या है पार्सल वे बिल से रिलेटेड? 63 नंबर एक्ट है रेलवे रिसिप्ट या पार्सल वे बिल से रिलेटेड। 63 नंबर धारा जो है वो रेलवे एक्ट की। रेलवे एक्ट आया कब? 1989 के अंदर। इसमें कितने चैप्टर हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भरमार कर दो कि रेलवे एक्ट में चैप्टर कितने हैं सर 1989 में जो रेलवे एक्ट आया उसके अंदर। ठीक है, चलो इनको एक बार वापस एक डिटेल में एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं। सर पीडब्ल्यूबी की फुल फॉर्म क्या है? पार्सल वे बिल। कितनी कॉपी में रेडी होता है? 4 कॉपी में। प्रिपेयर्ड बाय पार्सल क्लर्क और स्टेशन मास्टर, बेस्ड ऑन फॉरवर्डिंग नोट। और टाइप कैसे कैसे? लोकल और फॉरेन। बोलो क्लियर है दोस्तों? यहां तक कल हमने पढ़ाई की थी सर। आधा घंटा तो रिवीजन में निकल गया, लेकिन यही तो खास बात है कि आधा घंटा लग जाए लेकिन चीजें वापस खींच के लाए हैं। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। अब सर रेलवे अधिनियम की धारा फॉरवर्डिंग नोट से संबंधित महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है? 64। और यहाँ पर पार्सल वे बिल से रिलेटेड कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था 63। देखो 63 तो है पार्सल वे बिल, और फॉरवर्डिंग नोट से रिलेटेड कौन सा है? 64। फॉरवर्डिंग नोट के आधार पर ही पीडब्ल्यूबी रेडी किया जाता है। माल भेजने वाला व्यक्ति फॉरवर्डिंग नोट बनने के लिए जिम्मेदार होता है। माल भेजने वाला जो व्यक्ति होगा वो फॉरवर्डिंग नोट बनने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें माल की सही जानकारी और विवरण देना आवश्यक होता है। एकदम सटीक जानकारी देनी पड़ेगी और विवरण देना आवश्यक होगा। 64 नंबर सेक्शन में ये बात की गई है दोस्तों। फॉरवर्डिंग नोट के आधार पर वो बिल तैयार किया जाता है, 4 कॉपी में रेडी होगा। बिल के बारे में 63 नंबर सेक्शन में है और फॉरवर्डिंग नोट के बारे में 64 नंबर सेक्शन के अंदर है। हाँ जी सर, फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार के होते हैं? सर ये खुद ही 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 कौन कौन से होते हैं इनकी अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी तो केवल क्वेश्चन इतना ही आता है एग्जाम में कि फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग नोट? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग नोट। 5 प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट होते हैं। फॉरवर्डिंग नोट की बात 64 में की गई है। इसके आधार पर पीडब्ल्यूबी पार्सल वे बिल तैयार किया जाता है, इसकी बात 63 में की गई है। फॉरवर्डिंग नोट जो है ये 5 टाइप के होते हैं। पार्सल वे बिल 4 कॉपियों में होता है, एक तो रेलवे रिकॉर्ड के अंदर रखने के लिए, एक रेलवे रिसिप्ट के लिए, एक गार्ड के लिए, और एक और चौथा कौन सा था? अकाउंट्स कॉपी। तो एक प्रकार से 4 कॉपियों में ये तैयार किया जाता है। बोलो क्लियर? याद रखना। हाँ जी सर, एक होता है ऑर्डिनरी फॉरवर्डिंग नोट, सामान्य अग्रेषण नोट। इस फॉरवर्डिंग नोट के आधार पर पीडब्ल्यूबी रेडी होगा। तो यह रेलवे का दैनिक उपयोग का दस्तावेज, डेली डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार से रेलवे का डेली यूज होने वाला डॉक्यूमेंट है। इसका फॉर्म नंबर ये होता है, देखो फॉर्म नंबर 624F। इसका जो फॉर्म नंबर होगा ये COM
और 624F ये फॉर्म नंबर होता है और इसे सीनियर डीसीएम द्वारा जारी किया जाता है। ये कॉमर्शियल ब्रांच के ब्रांच ऑफिसर बीओ होते हैं सर, बोलो क्लियर, ब्रांच ऑफिसर होते हैं कॉमर्शियल ब्रांच के। गजिटेड पोस्ट इनके नीचे दो ही आती हैं, एक तो एसीएम, फिर एक डीसीएम और फिर सीनियर डीसीएम, बोलो क्लियर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ कॉपीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रतियों का विवरण। फॉरवर्डिंग नोट की प्रतियां निम्न विभागों में जाती हैं। फॉरवर्डिंग नोट, जैसे पार्सल वे बिल कितनी जगह रह रहा था, 4 जगह 4 कॉपियों में रेडी होता था। रेलवे रिकॉर्ड, रेलवे रिसिप्ट, अकाउंट्स कॉपी और फोर्थ क्या था, ट्रेन मैनेजर। और यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा फॉरवर्डिंग नोट। एक पैसेंजर डिपार्टमेंट मतलब पैसेंजर को दिया जाएगा और रिकॉर्ड और स्टेशन मास्टर के पास रखा जाएगा। ये फॉरवर्डिंग नोट जो होगा, अग्रेशन नोट होगा, वही लेके और पैसेंजर जाएगा और सामने गंतव्य स्टेशन पर जाकर दे देगा कि ये लो जी साहब हमारा ये सामान आया है, दे दो। और ये जो एक लिमिट है, ध्यान रखना, वरना वारफेज चार्जेस लिए जाएंगे। डिमरेज और वारफेज का नाम सुना है ना, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों धीरे धीरे। अब शुरुआत ही कर दिया है तो डरना क्या है दोस्तों। जब पढ़ाई करना और करवाना चालू कर दिया है तो फिर क्या सोचना है कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, जो सामने आएगा उसको पढ़ते जाएंगे। बोलो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, यस कह दो। जो हमसे एग्री हैं वो कमेंट सेक्शन में यस भर दो। वीडियो चलती रहेगी ऊपर, आप तो यस लिख के आओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये 3 कॉपी आती हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पैसेंजर और रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर। चलिए दोस्तों, फॉरवर्डिंग इंपॉर्टेंस क्या है फॉरवर्डिंग नोट का। फॉरवर्डिंग नोट रेलवे में एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह रेलवे प्रशासन और व्यापारी के बीच अनुबंध का एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करता है एक प्रकार से। यह कानूनी प्रमाण लीगल एविडेंस के रूप में उपयोग होता है। क्लेम्स दावे निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई भी दावा और क्लेम निपटाना हो तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेलवे प्रशासन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और जो व्यापारी मर्चेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया ये। एक खुद ने रख लिया और एक उनको दे दिया, ठीक है। फॉरवर्ड और एक अकाउंट्स कॉपी हो गई। फॉरवर्डिंग नोट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट और क्लेम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये बात कर ली दोस्तों हमने। अब सर रेलवे लाइबिलिटी, रेलवे की देयता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। रेलवे की जिम्मेदारी, कोई चीज खो गई तो रेलवे क्या जिम्मेदारी लेता है आपके सामान की, और कौन से सेक्शन में, तो ये सेक्शन 63 याद रखना दोस्तों। पीडब्ल्यूबी 64 फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार का, 5 प्रकार का सर। और पी वे बिल कितनी कॉपियों में, 4 कॉपियों में सर। और सामान्य फॉरवर्डिंग नोट की कितनी कॉपियां, 3 कॉपियां। कहां कहां रहती हैं ये हमने पढ़ लिया सर। अकाउंट्स में जाएगी, पैसेंजर और रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर के पास। इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए रेलवे अधिनियम, रेलवे एक्ट 1989 का धारा 103 के अनुसार यदि पार्सल सामान या लगेज खो जाता है, अगर मिस हो गया आपका सामान सर, और ग्राहक तो गएगा लाओ दो साहब वरना पैसा दो, तो क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है तो रेलवे की देयता, कंपनसेशन लायबिलिटी निर्धारित सीमा तक होती है। रेलवे कितना पैसा चुकाएगा ये भी रेलवे पहले से ही बता रहा है, वरना कल को रेलवे कह देगा हम तो नहीं देंगे, टूट गई तो टूट गई, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगले का सामान भी चला गया और मना और कर रहा है रेलवे, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103 ऑफ द रेलवे एक्ट, इफ गुड्स पार्सल्स और लगेज आर लॉस्ट, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, ऐसा अगर हो जाए, द रेलवे हैज ए लिमिटेड लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या क्या पे करेगा रेलवे, अब सुन लो मुआवजा कैसे मिलेगा सर। हर किलो पर 50 रुपए मिलेंगे, आपका सामान चाहे कितना ही, सोना मत रख देना, ध्यान रखना, सोने के भी 50 रुपए मिलेंगे 1 किलो सोने के। चलिए, माल या पार्सल के लिए रेलवे की अधिकतम देयता 50 रुपीज पर किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 किलो सामान के 50 रुपए के हिसाब से रेलवे आपको देगा। अब सर आप 1 किलो सामान के 50 रुपए, तो 5 किलो सामान था तो 250 रुपए मिल गए। 10 किलो सामान है तो 500 रुपए मिल गए सर। 100 किलो सामान है तो 5000। 1 क्विंटल सामान है तो 5000 रुपए मिलेंगे आपको। लगेज के लिए रेलवे की अधिकतम देयता 100 रुपए प्रति केजी है। यहां लगेज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम पार्सल पढ़ रहे हैं। यहां लिखा हुआ है देखो हेडिंग, गुड्स और पार्सल, हेडिंग लिखी हुई है गुड्स और पार्सल, तो गुड्स और पार्सल पढ़ रहे हैं। लगेज का एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। बताओ आप चाहते हैं कि वीडियो लाएं तो लाएंगे वरना नहीं लाएंगे, आप कमेंट में कर दो कि हाँ सर आना चाहिए। चलिए, तो 50 रुपए पर केजी गुड्स या पार्सल में, और लगेज के अंदर 100 रुपए पर केजी मैक्सिमम लायबिलिटी है, ये रेलवे देगा, वापस लौटाएगा अगर ये पुष्टि हो जाती है कि ये सामान इस प्रकार से हो गया।
अब सर कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं, उनके लिए मैक्सिमम मुआवजा भी देने की सीमा रखी गई है, मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर स्पेशल आर्टिकल। अब सर स्पेशल आर्टिकल क्या क्या है, आपको तो डायग्राम भी दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, अगर आप घोड़ा लेके जा रहे हैं तो फिर सर रिफंड 6,000 रुपये होंगे, घोड़ा भाग जाए। रेलवे अगर घोड़ा भाग गया तो भाग गया, रेलवे ध्यान नहीं रखेगा घोड़े का। बोलो क्लियर। और रिफंड होंगे तो फिर कितने रुपए होंगे, 6,000। अब चाहे 6,000 में घोड़ा आए नहीं आए, ठीक है। अगर आप डॉग लेके जा रहे हैं, कुत्ता लेके जा रहे हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कुत्ता बड़ा था छोटा था क्या था, मैक्सिमम 3,000 रुपए आपके पास किए जाएंगे रिफंड के लिए। अगर आप भेड़ लेके जा रहे हैं या बकरी लेके जा रहे हैं अगर ट्रेन के अंदर, तो मैक्सिमम 800 रुपए, चाहे बकरी 20,000 की हो, चाहे आपकी गोट 20,000 की हो, 20,000 की हो, लेकिन पैसे तो 800 ही रिफंड होंगे मैक्सिमम। ये देखिए यहाँ लिख रखा है मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना पैसा रेलवे देगा। और अगर आप चिड़िया लेके जा रहे हैं या मुर्गी वगैरह लेके जा रहे हैं तो पर नग, एक नग के 120 रुपए के हिसाब से। अब चाहे मुर्गी 1,000 रुपए की, 5,000 की, कितने की हो, लेकिन आपको तो 120 रुपए के हिसाब से पर नग मिलेंगे वो दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा पार्सल का सेकंड क्लास, जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से फर्स्ट पार्ट को पूरे को रिवाइज करवा दिया आपको शानदार तरीके से, और सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आए हैं पार्सल पर। ये शानदार और अमेजिंग वीडियो हमारी टीम ने काफी मेहनत की, और उस मेहनत की बदौलत हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन्हें हमने लास्ट में वापस डाला, और वापस डालकर हमने आपको क्वेश्चन करवाए रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए। आप में से काफी लोगों ने ये कहा था कि सर हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक प्रकार से और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछिए। तो चलो इसमें से क्वेश्चन, यहाँ तो केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई अच्छा जहां लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो जहां पर, हाँ ये, जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो इससे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लेते हैं। आप एक गहरी सांस ले लो, ये देखो ये अभी बताएगा कि आप गहरी सांस लो, तब तक टेस्ट रेडी कर देते हैं। तो आपके लिए एक टेस्ट, योर क्विज इज ऑलमोस्ट रेडी, गेट रेडी टू, इसको कैच करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर उसके लिए ऊपर ये क्विज बनाएगा, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं दोस्तों। और देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल कैसा काम करता है। जैसे टीम कितनी बनाए, नंबर ऑफ टीम्स, टीम 2 ही बना देते हैं, 3 टीम बनाने की जरूरत नहीं है। क्विज स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है, व्हाट डज PWB स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम। PWB का क्या मतलब है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के अंदर, तो बताइए PW क्या है, पार्सल वे बिल। क्या है, पार्सल वे। देखो ऑप्शंस भी खुद से क्रिएट करके दे रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पब्लिक वे बिल, पोस्टल वे बिल, पैकेज वे बिल। सर पार्सल वे बिल, टीम ए मैं मेरी मान लेता हूं, टीम बी आपकी है, तो ए का आंसर दे दिया मैंने कि ए ऑप्शन पार्सल वे बिल आंसर आ गया। देखो 5 क्वेश्चन की क्विज बनी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द पार्सल वे बिल आर टिपिकली प्रिपेयर्ड। कितनी कॉपी में पार्सल वे बिल तैयार किया जाता है। देखो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में वो चीज हमेशा याद रह जाती है दोस्तों। अगर कहीं आपने क्वेश्चन ले लिया तो फिर हमेशा के लिए याद रह जाएगी, नहीं लोगे तो फिर याद नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि रट्टा मत मारो, केवल पढ़ते भी रहो और हमारी एप्लीकेशन पे जाओ, वहां टेस्ट लगाओ। आप रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होता, उसको क्रॉस चेक करो। किसी ने याद कर ली बहुत सारी चीजें, उससे पूछो, देखिए याद कितनी है उस आदमी को। पूछे गए सवाल जिंदगी भर याद रहेंगे या काफी समय तक याद रहेंगे। कितनी कॉपी में पार्सल वे बिल रेडी किया जाता है। सर 4 कॉपी में, मेरा आंसर तो सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर, कंफ्यूज मत होना। फॉरवर्डिंग नोट कितने टाइप का, 5। पार्सल लेबल कितने टाइप के, 5। हाँ जी सर, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द पार्सल वे बिल। पार्सल वे बिल बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पोस्ट मास्टर, डिलीवरी एजेंट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, या पार्सल क्लर्क, या स्टेशन मास्टर। तो सर ये बी ऑप्शन मुझे राइट आंसर लग रहा है कि पार्सल क्लर्क या फिर स्टेशन मास्टर की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरी तरफ से बी ऑप्शन लॉक कर रहा हूँ सर, ताला लगा रहा हूँ बी ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द पार्सल वे बिल इज बेस्ड ऑन विच डॉक्यूमेंट। किस डॉक्यूमेंट पर पार्सल वे बिल आधारित होता है। इनवॉइस पर होता है, कंसाइनमेंट नोट पर होता है, डिलीवरी रिसिप्ट पर होता है, या फॉरवर्डिंग नोट पर होता है। तो सर ये फॉरवर्डिंग नोट पर होता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पार्सल वे बिल। 2 तरह के पार्सल वे बिल कौन से होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो लोकल और एक फॉरेन। लोकल वो जो एक ही जोन के अंदर पार्सल ले जाना हो, और फॉरेन वो जो दूसरे जोन के अंदर भेजना हो पार्सल। तो यहाँ कह रहा है लोकल L एंड फॉरेन F। इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब अपन यहाँ एंड क्विज कर देते हैं दोस्तों, और ये देखिए हमारे एक प्रकार से पूरा का पूरा दोबारा क्विज भी दे सकते हैं आप, और यहाँ इनके आंसर्स भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा दोस्तों नीचे पार्सल वे बिल के बारे में। यहाँ 4 टाइप का होता है, ये भी आपका आंसर, ये एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा। कंसाइनर कॉपी क्या होती है, कैरियर्स कॉपी क्या होती है, ऑफिस क्या कॉपी क्या होती है, इनके बारे में भी बताया गया है। पार्सल क्लर्क और स्टेशन मास्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है, और फॉरवर्डिंग नोट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, पार्सल वे बिल किस पर आधारित होता है, और लास्ट लोकल और फॉरेन पार्सल के बारे में भी यहाँ बताया गया है। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा सेशन था दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, अपने स्टेटस पर लगा दो दोस्तों। हमारी मेहनत का आप अगर हमें इनाम देना चाहें तो यही इनाम दीजिए दोस्तों, ठीक है। और कभी आपके अलग अलग स्टेट से आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपके स्टेट में आने का हमें मौका मिला तो हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे और आपके स्टेट में बिल्कुल हम आकर जाएंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। जीवन एक बार मिला है और उस जीवन को बहुत शानदार तरीके से जिए। अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश को कुछ देकर जाना है। हिंदुस्तान सीरीज, कई लोगों का सवाल है कि हिंदुस्तान सीरीज चलती रहेगी, बीच में हमने कॉमर्शियल का ये पोर्शन उठाया। हिंदुस्तान सीरीज जो चल रही थी उसके जो पार्ट है वहीं से रेगुलर नेक्स्ट डे से आना चालू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाइए खूब, मॉक टेस्ट से बार बार हेल्प मिलती है। किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगता है कि इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, हो सकता है रेलवे ने अभी चेंज कर दिया हो। जैसे सीपी ग्राम है, सीपी ग्राम में पहले क्या था, पहले 30 डेज के अंदर किसी भी चीज का निवारण किया जाता था, कंप्लेंट का रिजोल्व किया जाता था, अब 21 डेज कर दिया उसको। अब आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है, तो आपको अगर ऐसा डाउट हो तो हमारे जो भी टेस्ट लगाएं आप एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर साइड में रिपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो, और रिपोर्ट क्वेश्चन में जाके आप वहां डालेंगे तो हम उसको क्रॉस चेक करेंगे दोबारा, और फिर आप तक सही आंसर पहुंचेगा दोस्तों। बोलो क्लियर? ऐसा थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ सकता है। ये रेलवे नॉलेज टीम हमारी नहीं है दोस्तों, ये आप सभी की है, आप सभी इसका पार्ट हैं, और आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ लोग, उनको भी धन्यवाद जो निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। निंदा करने से आदमी अपनी हद में रहता है, तो इसलिए आप क्रिटिसाइज भी करते रहिए समय समय पर, और हम जो अच्छा करें उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन से हर यूट्यूब वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक होता है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन रेलवे नॉलेज के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतरीन टेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। स्टडी मटेरियल की नीड है तो स्टडी मटेरियल के लिए हमने बता दिया, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप स्टडी मटेरियल के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को बेहतरीन तरीके से, सतरंगी तरीके से जीते रहिए दोस्तों। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। परिवार सबसे पहले आपके लिए खड़ा होता है, तो आप भी परिवार के लिए खड़े होइए दोस्तों। और भारत माता का हमेशा एक प्रकार से कर्जदार रहिए। भारत की मिट्टी को, अगर वो देशभक्त 1947 आज़ादी के समय अगर वो ये नहीं सोचते कि नहीं हमें भारत माता को बचाना है, भारत माता की सेवा करना ही है, तो आज देश आज़ाद ही नहीं होता। इसलिए आप ही में से वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए बनते हैं। भ्रष्टाचार को एकदम खत्म करना है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है, धीरे धीरे आपको अच्छा तो लगता है दोस्तों, लेकिन वो आपकी कब्र खोदता है। इसलिए भ्रष्टाचार को दूर करिए। और आप होते होंगे लोग भ्रष्ट, कई लोग भ्रष्टाचार को ऐसे सही ठहराने लग जाते हैं कि ये नेता लोग भी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी तो भ्रष्टाचार, अरे करने दो ना, दूसरा मूर्ख है तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो? आप तो समझदार बनो, अपने एरिया को इतना स्वच्छ रखिए, इतना आप सराउंडिंग इतना क्लीन रखिए कि लोग आपकी दुहाई दें कि यार वो व्यक्ति था वास्तव में शानदार। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।